हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एमबी में। तो चलिए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था अपने जो तीर्थंकर रहते हैं उनको हमने कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कि वर्णाश्रम। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्णाश्रम एक वर्ण आश्रम होता है, एक आश्रम व्यवस्था, एक वर्ण व्यवस्था होती है, एक आश्रम व्यवस्था होती है। ठीक है, वर्णाश्रम में दो व्यवस्था होती है, एक वर्ण व्यवस्था, एक आश्रम व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलती है। तो ये याद रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलती है। किसके? तो ऋग्वेद के। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं, एक ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और शूद्र होता है। ठीक है, जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं? वो अध्ययन करते हैं, अध्यापन का काम करते हैं। ठीक है, जो क्षत्रिय हैं वो क्या करते हैं? रक्षण और प्रशासन का काम करते हैं। जो वैश्य होते हैं वो अर्थ उत्पादन करते हो और अन्नस्य बलाधिकृत मतलब बलि अर्थात कर देने वाले होते हैं। कौन? वो वैश्य होते हैं। शूद्र क्या करते हैं? शूद्र करते हैं सेवा करते हैं, अनस्थ प्रश्या करते हैं, सेवा करने वाले को शूद्र कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ठीक, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित था। जहाँ आपका जन्म होगा, जिस घर में आपका जन्म होगा, आपको वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। और पहले ये कर्म आधारित थी वर्ण व्यवस्था कि आप कुछ भी काम करोगे उस आधार पे आपका वर्ण या फिर जाति निर्धारित होगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि आप जहाँ पैदा होगे वैसा हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए। इन्हें उपनयन का अधिकार था। हमने देखा था ना उपनयन का। ब्राह्मण वालों को 8 वर्ष के लिए, क्षत्रिय वालों को 11 वर्ष के लिए, वैश्य वालों को 12 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इस जो उपनयन होता है उसको द्विज भी कहते हैं। द्विज अर्थात जिनका 2 बार जन्म हुआ। तो एक याद रखिएगा कि जब भी हम पैदा होते हैं, ठीक है, तो ये एक जन्म हमारा ये होता है। और जब हम शिक्षा लेते हैं और हमारे चेतना का विकास होता है तो ये हमारा दूसरा जन्म होता है। इस वजह से उपनयन को द्विज कहा गया था, दोबारा जन्म होना। तो ये 3 लोगों को ये अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। हम अब ये वर्ण व्यवस्था हमारी हो गई। अब हम आश्रम व्यवस्था देख लेते हैं। आश्रम व्यवस्था 3 आश्रमों का उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा था? तो जो छांदोग्य उपनिषद पढ़े थे वहाँ पे हमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिल रहा था। और 4 आश्रमों का उल्लेख हमें जबालोपनिषद में मिल रहा था। ठीक है, जबालोपनिषद आपका यजुर्वेद से संबंधित था और छांदोग्य उपनिषद आपका सामवेद से संबंधित था। और हमने जब उपनिषद पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में कोई भी उपनिषद नहीं है। ठीक, और अथर्ववेद जो सामवेद है उसका एक ही उपनिषद है। और अथर्ववेद का 2 उपनिषद है, एक मांडुक्य है, एक मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य छोटा है, मांडुक्य है। ठीक है, और जबाली उपनिषद आपके यजुर्वेद में, बाकी जो बच्चे थे वो यजुर्वेद में आएंगे। तो जबाली उपनिषद कहाँ का है? यजुर्वेद का। इसी बहाने आपको उपनिषद एक बार मैंने रिकॉल करा दिया। तो जो जबाली उपनिषद है वो उसमें 4 आश्रमों की बात की गई है। जो छंदोग्य उपनिषद है उसमें 3 आश्रमों की बात की है, याद रखिएगा। कवल्य वेदांग के धर्मसूत्र से सभी आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऐसे कवल वेदांग है जहाँ पे कवल वेदांग के धर्मसूत्र में इन सभी आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आश्रमों का उद्देश्य क्या है? कि मनुष्य का संतुलित विकास करना और उनका उन्नति करना ही आश्रमों का उद्देश्य था। तो हम ब्रह्माश्रम देख लेते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से लेकर 25 वर्ष तक होता है। ठीक है, जिसमें शिक्षा संबंधी आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट होने के नाते मैं बता रही हूँ। क्योंकि आप जितना ब्रह्मचर्य अपना पालन करोगे आप उतनी अपनी जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करोगे और उसको अपनी पढ़ाई में लगाओगे। तो ये होता है ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ। मेन मोटो यही है कि शिक्षा में आप उन्नति करो, इसीलिए ब्रह्मचर्य करवाते थे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम अपना गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आपको जाना है तो आप उसके लिए शादी ब्याह करिए, संतान उत्पन्न करिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। वो गृहस्थ आश्रम में होता है कब से? 25 से 50 वर्ष के बीच में। और ब्रह्मचर्य आश्रम क्या हो रहा था? तो 0 से 25 वर्ष और ये 25 से 50 गृहस्थ आश्रम। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, मतलब वन की ओर जाइए, आध्यात्मिक विकास करिए अपना। और अरण्य जो ग्रंथ होते हैं जो वनों में लिखे जाते थे वहाँ जाके अरण्य ग्रंथ का अध्ययन करिए। ये वानप्रस्थ हो गया। ठीक, 50 से 75 वर्ष।
फिर संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम क्या है कि 75 से 100 वर्ष, मतलब मोह हो गया, बंधन हो गया, माया हो गया, सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़िए, वो हो गया संन्यास आश्रम। तो ये जो हमारी आश्रम व्यवस्था थी वो सब यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं गणराज्य, एक टॉपिक है हमारा। प्राचीन भारत में गणराज्य आ जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, इसे देखते हैं हम। तो गणराज्य क्या है कि ऐसा राज्य प्रमुख जो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होते हैं उसको गणराज्य कहते हैं। मतलब ऐसा राजा जिसका ऐसा नहीं हो कि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बन रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं, अर्थात जहाँ राजा का निर्वाचन हो उसे गणराज्य कहते हैं। ठीक है, तो ये महाजनपद के कुछ गणराज्य देख लेंगे। सिकंदर के टाइम पे गणराज्य कौन थे, गुप्तकालीन टाइम पे गणराज्य कौन थे, कि गणराज्य जहाँ पे राजाओं का निर्वाचन होता था। तो हम देख लेते हैं महाजनपद काल के गणराज्य 10 हैं। ठीक है, एक है कपिलवस्तु के शाक्य। ठीक, तो अब ये याद रखिएगा, ये जो गणराज्य के अंदर लिखा गया ना, वहाँ से भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कपिलवस्तु के शाक्य, ठीक है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म यही शाक्य वंश में ही हुआ था। ठीक है, शाक्य जो होते हैं वो रक्त की शुद्धता पे अपने बल देते हैं। ठीक है, कौशल महाजनपद के संरक्षण में रहते थे शाक्य लोग। कौशल नरेश प्रसन्नजीत के पुत्र बिंदुवधा या विडभु ने शाक्यों पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इस गणराज्य का नष्ट कर दिया था। अब ऐसा क्यों किया था? पहली बात तो देखिए, कौशल महाजनपद के संरक्षण में भी आ रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि इनके जो कौशल नरेश है प्रसन्नजीत के पुत्र, जो कि बिंदुधावा या फिर विडम्बु हैं, जिन्होंने शाक्यों पे आक्रमण किया। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे है ना कि रक्त की शुद्धता पे बल, तो इनका मानना था कि हमारे जो भी शादी ब्याह होगा वो हमारे लोगों के ही बीच में होगा, हम किसी और से नहीं करेंगे। लेकिन जो बिंदुवर्धा है, जो विडम्बु है, वो शाक्य वंश की जो राजकुमारी थी उनसे शादी करना चाहते थे, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव किया। अब ये मना नहीं कर सकते थे, इन्हें था कि ये कौशल महाजनपद तो इनका संरक्षण भी करता है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी रक्त की शुद्धता को बनाने के लिए अपनी नौकरानी की शादी राजकुमारी बना के बिंदुवर्धा या विडम्बु से कर दिया। ठीक है, वो शादी चली, उनके पुत्र हुए। वो पुत्र जब कपिल के शाक्य जाते हैं तो बच्चों में ऐसे लड़ाई होती है, तो कह दिए कि आपको पता नहीं है, हम शाक्य के राजकुमारी के पुत्र हैं। तो वहाँ का कोई जो भी था बोला कि आप राजकुमारी नहीं, आप नौकरानी के पुत्र हैं। ये बात जब बिंदुवर्धा या फिर विडम्बु को पता चलती है, जब ये राजा बनते हैं, तब ये उनका सर्वनाश कर देते हैं, मतलब शक्तियों पर आक्रमण करते हैं और इनका से जो गणराज्य है उसको ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, रक्त की शुद्धता पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये होता है शाक्य वंश का अंत। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट। ओके, चलिए पहला देख लेते हैं हम कपिलवस्तु के शाक्य। अब देख लेते हैं रामग्राम के कौलिया। रामग्राम के कौलिया में महात्मा बुद्ध की जो माता यहीं से थी। ठीक है, रामग्राम की कौलिया से थी। रामग्राम के कौलियों का कपिलवस्तु के शाक्यों के मध्य एक रोहिणी नदी जल विवाद था। तो ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि रोहिणी नदी जल विवाद किन गणराज्यों के बीच में था। तो रामग्राम के कौलियों और कपिलवस्तु के शाक्यों के बीच में था, बस इतना याद रखना है। केसपुत्र के कलाम, एक मिनट सॉरी, केसपुत्र के कलाम। ठीक है, अलार कलाम जो कि बुद्ध के प्रथम गुरु थे, यहीं से संबंधित थे, और इन्हें भी जब बुद्ध जी की डेथ हुई थी तो इनके जो बुद्ध के अवशेष हैं उनको भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो केसरपुत्र के कलाम अलार कलाम जो है ये बुद्ध के प्रथम गुरु इन्हीं से थे। ठीक है, इसी गणराज्य के थे। अब नेक्स्ट गणराज्य है वैशाली के लिच्छवी नहीं, वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, तो जो चेटक के प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, चेटक यहाँ के लिच्छवी के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी बहन थी त्रिशला, ठीक है, जो महावीर की पत्नी थी, और चेटक की जो पुत्री थी चेलना। ठीक है, इनकी शादी कहाँ हुई थी, तो बिम्बिसार से हुई थी। ठीक, चेटक क्या है कि बुद्ध के अनुयायी को बिहार मतलब कुटाग्रहशाला दिया था, मतलब जो उनके अनुयायी थे उनके रहने के लिए विहार, जैसे घर वर बनवा देते थे उसको बिहार कहते थे। ठीक है, तो कुटाग्रहशाला दिया था। कौन? चेटक की बहन कौन है? त्रिशला, जो कि महावीर की माता है, और इनकी पुत्री चलना जो कि बिम्बिसार से इनकी शादी हुई थी। ठीक, इसके बाद है कि बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को जब प्रवेश की अनुमति दी थी तो ये वैशाली में ही दी थी।
ठीक है। तो ये वैशाली की लिच में यहीं पे आके इन्होंने दिया, वैशाली में इन्होंने दिया कि हमारे बुद्ध संघ में स्त्रियां भी प्रवेश कर सकती हैं। फिर वज्जी संघ और अष्टकुल संघ का प्रधान गरुड़राज था। अब ये नाटो ऐसे लिखा है कि जो वज्जी संघ है और या फिर अष्टकुल संघ है, ये 8 प्रकार के संघ थे जो कि आपस में मिले, और इनका ये कहना था कि अगर किसी भी एक गणराज्य पे आक्रमण होता है तो वो सभी 8 पे आक्रमण माना जाएगा और सबको उसका प्रतिरोध करना होगा। तो जो इसका प्रधान था वो वैशाली ही था, वैशाली गणराज्य ही था। तो ये आप समझ गए होंगे नाटो के जैसे, जो कि आज वर्तमान में हमारा नाटो का चल रहा है कि अगर नाटो कंट्री पे कोई एक आक्रमण देश करता है तो सभी नाटो कंट्री पे आक्रमण माना जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली। आम्रपाली जो थी वो बुद्ध की, एक तो बुद्ध को विहार दान में दिया था और बुद्ध की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, बुद्ध को विहार दान दिया था जिसे आम्रवाटिका कहते हैं। ये वैशाली की ही थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के साथ लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी का विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ, जो कि वैशाली की ही है। उसके बाद हम देख लेते हैं पीपली वन के मौर्य। पीपली वन के मौर्य वही हैं जो जब आपका बिंदुवर्धन जो होता है, जो शाक्य लोग होते हैं उनको मार के भगा देता है, तो ये जाके पीपली वन में छुप जाते हैं और वहाँ पे मोरों का पालन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें पीपली वन के मौर्य कहे जाते हैं। मूलतः ये शक ही थे। ठीक है, मौर्य राजकुमारी मूरा से सम्राट, ये मैंने कट कैसे गया, ठीक है, जो ये मौर्य राजकुमारी मूरा थी, ठीक है, इनसे क्या है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो ये जो मौर्य राजकुमारी मूरा थी, मूरा से ही किनका जन्म होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है, याद रखिएगा। फिर अब नेक्स्ट गणराज्य कौन है? मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह क्या है कि रामायण काल में जो माता सीता उनका संबंध भी मिथिला से ही बताया जाता है। ठीक है, और जो मिथिला के राजा थे वो दर्शन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो यहीं पे ये जो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद होता है ये मिथिला के राजा ही करवाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, पावापुरी के मल्ल। पावापुरी के मल्ल स्वयं को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज मानते हैं। जो पावापुरी के मल्ल थे वो अपने आप को बोलते थे कि हम लक्ष्मण के जो पुत्र हैं चंद्रकेतु मल्ल, उनके हम वंशज हैं। इनकी 2 राजधानियां हैं, एक तो पावापुरी है तो इनको पावापुरी के मल्ल कहते हैं, एक कुशीनगर है तो इनको कुशीनगर का मल्ल कहते हैं। तो पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था और कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो पावापुरी के मल्ल के पास महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था और कुशीनगर के मल्ल के पास बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं अलकल्प के बुली। ठीक है, बुद्ध के अस्थि अवशेष इनको भी मिले थे, ऐसा बस याद रखिएगा। सुमसुमार के भग। सुमसुमार के भग ये क्या है कि वत्स महाजनपद के अधीन है ये। ठीक है, और राज बोधि कुमार बुद्ध के शिष्य थे। तो याद रखिए कि राज बोधि कुमार बुद्ध के शिष्य थे। वत्स महाजनपद के अधीन है ये, उनका संरक्षण को प्राप्त है, और सुसुमार के भग ये बस याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है आपके पाटल। एक सेकेंड। तो ये सुसुमार हो गया। सुसुमार के बाद आ जाते हैं हम सिकंदर कालीन गणराज्य। ठीक है, सिकंदर कहाँ? उत्तर पश्चिम में जितने भी गणराज्य सिकंदर कालीन उनको देखते हैं। मशक गणराज्य, ये सिकंदर ने स्त्रियों के साथ यहाँ पे युद्ध किया था। बस ये याद रखिएगा कि अगर ये पूछ ले कि सिकंदर ने किस गणराज्य की स्त्रियों से युद्ध किया था, तो मशक गणराज्य। ठीक है, मालव गणराज्य। मालव गणराज्य क्या है कि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मालव को आयुधजीवी, मतलब जो हथियारों से लड़ते थे, हथियार इनके पास बहुत थे, तो इनको आयुधजीवी कहा गया है। ठीक है, मालव को पाणिनि के अष्टाध्यायी पुस्तक में। सिकंदर मालव के विरुद्ध अभियान में घायल हो गया था। ठीक है, और यही घायल जो इनको चोट लगी थी वो ठीक नहीं हुआ, उसके बाद वो उनकी मृत्यु प्राप्त हो गई। लेकिन ये घायल तो हो गए सिकंदर, लेकिन जो उनके जो सैनिक वगैरह होते हैं वो मल्ल को इतना परेशान कर देते हैं कि वो उत्तर पश्चिम से भागकर हमारे एमपी के मालवा में आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मालवा का जो नाम पड़ा है मालवा, वो मल्ल गणराज्य के नाम पे ही पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं हम
पाटल गणराज्य। पाटल गणराज्य क्या है कि व्यास नदी के किनारे बसा गणराज्य है और भारत में सिकंदर का अंतिम अभियान यही था। पाटल गणराज्य में भारत में सिकंदर का अंतिम अभियान था। तो यही पूछ लेगा कि सिकंदर का अंतिम अभियान किस गणराज्य के खिलाफ भारत में था, तो पाटल गणराज्य। ठीक है, शिवी गणराज्य ये भी उत्तर पश्चिम में ही था। सिकंदर के आक्रमण के कारण ये जो शिवी गणराज्य के लोग हैं, चित्तौड़गढ़ जिसको माध्यका भी कहते थे उस टाइम पे, माध्यमिका, वहाँ पे आके बस गए थे चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, शिवी गणराज्य चित्तौड़गढ़ में आके बस गए थे। उसके बाद है कुड़िंद गणराज्य, ये भी सिकंदर के समकालीन है, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं गुप्तकालीन गणराज्य, ये हमारा लास्ट। मालव गणराज्य, वही बात है, गुप्तकालीन मतलब ये पानी के अष्टध्याय में इनको आयुजीवी कहा गया है। यहाँ से इनके सिक्के मालवगढ़ और मालवानज्य सिक्के मिलते हैं। ठीक है, सिकंदर के बाद ये पलायन होकर मंदसौर में आ गए थे। ठीक है, मालव वाला ये गुप्तकालीन भी कहलाते हैं। योध्य गणराज्य जो आपके थानेश्वर हरियाणा में है। ठीक है, पाणिनि ने इनको भी आयुधजीवी कहा है। ठीक है, ये कुमार कार्तिकेय के उपासक हैं, कुमार कार्तिकेय को मानते हैं और रुद्रदामन द्वारा इनको पराजित किया गया है। रुद्रदामन कौन है, तो शक राजा है। ठीक है, किसे पराजित किया है, योध्य गणराज्य के लोगों को पराजित किया। अर्जुनायन गणराज्य जो है वो आपका आगरा और जयपुर में है। ठीक है, समुद्रगुप्त से ये पराजित हुए हैं। ऐसा कैसे पता चलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा लिखा है कि समुद्रगुप्त ने अर्जुनायन गणराज्य के लोगों को हराया था। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, तो हरिशेन ने लिखा है, याद रखिएगा। शिपी गणराज्य वही है जो सिकंदर के बाद उनसे मतलब हार के या फिर उनसे परेशान होकर चित्तौड़गढ़ में आके बस गए थे। कुड़िंद, ये टालमी ने इसका उल्लेख किया है। और शकों से लड़ाई हेतु कुड़िंद, योध्या और अर्जुनायन ये तीनों साथ में आए थे और संघ बनाया था। किससे लड़ने के लिए, शकों से लड़ने के लिए। याद रखिएगा कि यही पूछ ले कि शकों से लड़ने के लिए किन 3 गणराज्यों ने अपना संघ बनाया था, तो कुड़िंद, योध्या और अर्जुनायन ने। ठीक है, आभिर देख लेते हैं। आभिर जो है वो हमारे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये जो पेरिप्स ऑफ द इरिथ्रियंस, ये एक पुस्तक है ना जो भूगोल से संबंधित है, जिसका कोई भी राजा मतलब किसने लिखा है वो नहीं पता चला है, राजा नहीं, जिसने लिखा जो उसका लेखक है उसका पता नहीं चला है। बट इस पुस्तक में बोला गया है अभिर को गणराज्य को अवीरिया बोला गया है। तो ये याद रखिएगा कि अभिर गणराज्य की जानकारी हमें पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन, ऑन नहीं होगा, ऑफ द इरिथ्रियन, जिससे हमें अभिर के अवीरिया गणराज्य की जानकारी मिलती है। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा लास्ट कुछ। एक मद्रक गणराज्य जो कि पूर्वी पंजाब में रहता है, खरपिक गणराज्य की जो कि दमोह में रहता है, सनकनिक गणराज्य जो कि विदिशा में रहता है, उदम्बर या औडुम्बर गणराज्य जो कि पंजाब और विश्वामित्र के वंशज इनको बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट है विष्णु गणराज्य। ठीक है, ये वृषुड़ गणराज्य क्या है, ये कृष्ण इसी कुल से संबंधित ऐसे बोला जाता है और ये मथुरा में। ठीक है, भागवत धर्म के जो लोग भागवत धर्म को मानते हैं वो वासुदेव कृष्ण, शंकरषण बलराम, प्रद्युम्न जो कि कृष्ण के पुत्र थे, अनिरुद्ध जो कि प्रद्युम्न के पुत्र थे और शाम जो कृष्ण के पुत्र थे, इनकी पूजा करते हैं। 5 लोगों की पूजा करते हैं। ठीक है, इसे ही पंचवृषण या पंचवीर कहा गया है, क्योंकि ये पूछा था कि पंचवृषण क्या है और पंचवीर क्या है। तो याद रखिएगा कि जो भागवत धर्म है उसमें इन 5 लोगों की पूजा जो करते हैं उनको पंचवृषण या पंचवीर कहा जाता है। बाद में ये जो शाम थे ये काफ़ी नेगेटिव थे, इसलिए शाम को हटा के इनकी पूजा नहीं करके सिर्फ 4 लोगों की पूजा करते हैं, उसे चतुर्प्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा गणराज्य वाला टॉपिक समाप्त होता है। उसके बाद आएगा प्राचीन भारत ज्ञान परंपरा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि मैं बस 20 मिनट की वीडियो का ही टारगेट लेके चली हूँ, ताकि ना आप बोर हों और ना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर कोई देखता नहीं है, फिर उनको बोरिंग लगता है। तो हम 20 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। आपको समझ में भी आ रहा है क्या चीज़ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।